जनरल अशफाक परवेज कियानी पाक अफवाज के सरबराह की हैसियत से रिटायर हो चुके हैं। सिविलियन जमहूरियत में जनरल कियानी ने पाक अफवाज की क़यादत 6 साल तक की, जो कि खुद पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। अपने अहद में उन्हें निहायत गैर मामूली चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो कि अब तारीख का हिस्सा है। सलाला चेक पोस्ट पर अमरीकी हमला हो या रेमंड डेविस का मामला, महरान बेस पर हमला हो या खुद GHQ पर हमला, सवात का ऑपरेशन राह रास्त हो या पाकिस्तान की कबायली एजेंसियों में ऑपरेशन राह निजात, एबटाबाद में उसामा बिन लादेन पर होने वाला अमरीकी हमला हो या पाकिस्तान की एजेंसियों में होने वाले ड्रोन अटैक्स, जो अब पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में भी 2 बार हो चुके हैं। इलेक्शन 2008 हो या 2013 का इलेक्शन, और सबसे बढ़ के ये कि पाक अफवाज का इमेज बहुत बेहतर और बुलंद करना। फोर्ब्स ने गुज़श्ता साल दुनिया की ताकतवर तरीन अफराद की फहरिस्त में जनरल कियानी को 28वां नंबर दिया, जो कि खुद रिकॉर्ड का हिस्सा है। जनरल कियानी की जद्दोजहद क्या थी, बतौर आर्मी चीफ उनका अहद कैसा गुजरा और ज़ाती ज़िंदगी में वो किस तरह की शख्सियत है, आज हम इसकी तलाश करें। जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी 1971 में पाक फौज में शामिल हुए और 2013 तक 42 सालों में पाक फौज के निहायत अहम ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें DG मिलिट्री ऑपरेशंस, कोर कमांडर, DG ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल हैं। जनरल अशफाक परवेज कियानी 1988 से 1990 तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे। जनरल अशफाक परवेज कियानी का जो मुद्दत थी बतौर सिपह सालार अफवाज पाकिस्तान, 6 साल, सिविलियन हुकूमत के होते हुए 6 साल आर्मी चीफ रहना, ये खुद एक रिकॉर्ड है। इस अहद को आप किस तरह से देखते हैं? मैं जी इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये एक स्टेबलाइजेशन का दौर था, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को स्टेबलाइज किया, क्योंकि आर्मी रूल के बाद थोड़ा सा बैलेंस अपसेट हो जाता है, क्योंकि आर्मी सिविल अफेयर्स में इन्वॉल्व होती है, आर्मी को कुछ थोड़ा मोराल पे भी असर पड़ता है, आर्मी बदनाम भी होती है। तो अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने टेक ओवर करने के बाद जो कार्रवाइयाँ की वो ये था, मेन उसका पर्पस जो था कि फ़ौज को एक तो इसका इमेज रिस्टोर किया जाए, इसको स्टेबलाइज किया जाए, इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से रीएस्टेब्लिश किया जाए, और उसके अलावा उन्होंने वेलफेयर के बहुत काम किए हैं, जो शायद सिविल पब्लिक को इतना नहीं पता, लेकिन फ़ौज को पता है। मसलन उन्होंने हमारे जो सबसे निगलेक्टेड लॉट था, वो हमारे जो सिपाही होते हैं उनकी मैरिड अकोमोडेशन थी। इन्होंने हर स्टेशन में उनके लिए मैरिड अकोमोडेशन बनवाई है, और बहुत अच्छे मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स के कॉन्सेप्ट पर गए हैं। देखिए, 2 फ़ौरन फैसले उन्होंने किए। एक, ये वो इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे, हालांकि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, मगर उन्होंने कोर कमांडरों से कहा कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए। और दूसरा, उन्होंने जो GHQ नया बनाने का मंसूबा था फ़ौरन ही ख़त्म कर दिया, जिस पर जनरल मुशर्रफ ने कहा बड़े तहकीर के साथ कि हवालदार का बेटा, हालांकि वो भी एक क्लर्क के बेटे थे, हवालदार का बेटा होना तो कोई ख़राबी की बात नहीं है। और जनरल कियानी ने इसको याद रखा है ज़िंदगी में कि वो हवालदार के बेटे हैं, वो गरीब आदमी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं।
मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग दौर था, क्योंकि इसमें 3 तरह के पाकिस्तान को चैलेंजेस थे। एक तो बैरूनी तौर पे, जहाँ पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर ना सिर्फ आपके ताल्लुकात अपने तारीख के सबसे निचले नहज तक पहुँचे, बल्कि एक तरह से दोबारा जो है बड़ी हद तक उसके ऊपर बातचीत तगदो देखा गया। पाकिस्तान के अंदर ये जो डिबेट है पहली दफ़ा किसी एक मंतकी अंजाम तक पहुँची, अच्छी या बुरी, पहली बात। दूसरी बात ये कि पहली दफ़ा आपके मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है पेश आई। तीसरी जो बहुत अहम बात थी वो ये थी कि जो आपने जंग शुरू की 2001 में 2008 तक, उसके जो तसलसल के अंदर जो दूसरा रुख, जो जहाँ से पाकिस्तान का जो उसके ऊपर नुक्ता नज़र था वो बड़ी हद तक वाज़े हुआ, और आपके जो इख्तलाफात और आपकी जो हदूद थी वो भी बड़ी हद तक वाज़े हुई, अंदरूनी स्टेक होल्डर्स को भी और बैरूनी स्टेक होल्डर्स को भी। जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी को बतौर आर्मी चीफ अपने 6 साला दौर में बहुत से चैलेंजेस का सामना भी रहा, जिनमें दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत शामिल है। जनरल कियानी ने 2008 में होने वाले इंतखाबात में फौज को सियासतदानों से मुलाकात पर पाबंदी और बिल्कुल गैर जानिबदार रहने की तलकीन की। अगस्त 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से ISI को वजारत दाखिला के मातहत करने पर चैलेंज का सामना करना पड़ा और आर्मी चीफ की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 2008 में इंडिया के शहर मुंबई में होने वाले हमलों में ISI पर इल्जाम आने पर और जनरल रिटायर्ड पाशा को हिंदुस्तान भिजवाने के ऐलान पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म गिलानी की आर्मी चीफ से दूरियां शुरू हुई। जी जनरल साहब, आप जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को कब से जानते हैं? आपका तारुफ कब से? मेरा और उनका तारुफ बहुत पुराना है। 60s में हम इकट्ठे मिलिट्री कॉलेज में थे। वो 2 साल के फ़र्क से जूनियर थे, लेकिन 5 साल का दौर जो कॉलेज में था तो इसमें काफ़ी एक दूसरे को देखने का दोनों को मौका मिला। मेरे लिए शायद ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये मेरे जनरल कियानी मेरे स्टूडेंट भी हैं। और कोर्स जब उन्होंने किया, जो कि इंतहाई अहम संग मील है किसी भी प्रोफेशनल की ज़िंदगी में, फ़ौज में, तो ये मेरे स्टूडेंट थे। ऑफ कोर्स प्रोफेशनली आप मुख्तलिफ स्टेजेस पे आपके इख्तलाफात हो जाते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे, और वो शायद इस बात की निशानी थी कि सोचने में हम दोनों का अपना अपना एक अंदाज़ था। इनके 6 साल का दौर बहुत इवेंटफुल हमारी तारीख़ में शायद ही मुश्किल तरीन दौर था हमारी सबके लिए, बहसीत कौम, बहसीत फ़ौज और बहसीत आर्मी चीफ। क्योंकि एक तरफ हम इंतहाई शदीद किस्म के दहशतगर्दी का शिकार, और उसमें फ़ौज पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व थी, एक तरफ वो हालात थे। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जब उन्होंने टेक ओवर किया तो आपको याद होगा एक अजीब किस्म की कैफियत थी मुल्क में, बेचैनी थी, और जो ट्रांजिशन थी जनरल मुशर्रफ से नई हुकूमत की तरफ, तो वो उस वक़्त ये जो उस वक्त फ़ौज का बतौर इंस्टीट्यूशन एक बड़ा पॉलिटिक्स में और उस एरिया में बड़ा कंट्रोवर्शियल सा मुशर्रफ की वजह से एक वो था। जी, मैं कंट्रोवर्शियल भी था और मेरा ख्याल है कि हमें बड़े शदीद तनकीद का सामना था, और इस शदीद तनकीद और इन हालात में आर्मी चीफ बन के हालात को देखना, समझना और उनके मुताबिक हैंडल करना मेरा ख्याल है बहुत ही चैलेंजिंग काम था। ज़्यादा जो उनका अरसा है बतौर आर्मी चीफ वो आपकी हुकूमत के साथ गुजरा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो इस अहद को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने एक पूरी सिविलियन गवर्नमेंट का पूरी टर्म जो है इन्होंने सर्व किया है। वरना नॉर्मली तो 3 साल का अरसा होता है और 5 साल के लिए सिविलियन हुकूमत आती है, तो उस दौरान में तब्दीलियाँ हो जाती हैं। उसके अलावा अगर ज़ियाउल्लाह या मुशर्रफ साहब की मिसाल लेंगे तो चूँकि उस वक्त सिविल हुकूमत थी नहीं, तो उन्होंने तो 10-10, 11-11 साल तक बैठे रहे वो। तो ये एक यूनिक एग्जांपल है ज़रूर है, और बहुत सारी शिकायत के बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मराइल ज़रूर आए जब ये महसूस हो रहा था कि आर्मी कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है या कुछ हल्के वहाँ से कर रहे हैं। लेकिन एज अ होल मैं समझता हूँ कि कियानी साहब ने ये कोशिश की कि आर्मी को जो सिविलियन रूल है उसके अंडर में रखने की कोशिश उन्होंने की ज़रूर है। शायद अब किस हद तक कामयाब हुए हैं, किस हद तक नहीं हुए हैं, उसमें जो 2-3 वाक़यात आपने गिनवाए हैं वो ज़रूर ऐसे हैं जिसमें शायबा एक नज़र आता है कि शायद जैसे एक मेमो स्कैंडल हुआ, उसमें सेक्रेटरी डिफेंस ने एक स्टेटमेंट जाके दे दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको वजारत के थ्रू जाना था, वो डायरेक्टली चले गए। वज़ीर आज़म साहब ने उस पर कहा कि स्टेट विद इन स्टेट कायम कर दी है। उसके बाद ISPR का एक सख्त रद्द-ए-अमल आया वज़ीर आज़म के बयान पर। मैं समझता हूँ कि वो शायद नहीं आना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब ने जो बात कही थी वो एक सेक्रेटरी डिफेंस के हवाले से कही थी, और फिर अगर वज़ीर आज़म ने कह भी दी थी तो ISPR को कम से कम इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि गिलानी साहब जब तक रहे कुछ ना कुछ मामलात जो है वो बेहतर नहीं रहे आर्मी के साथ उनके। तो ये चीज़ें हुई ज़रूर डेवलप, लेकिन अगर माजी की मिसालें हम सामने रखें तो जनरल कियानी का जो किरदार था वो माजी के आर्मी चीफ्स के मुकाबले में बहुत बेहतर रहा है। उन्होंने कोशिश मैं समझता हूँ ये ज़रूर की है कि आर्मी की जो मदाखलत रही है सियासी उमूर में वो ना हो, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि 100% शायद वो कामयाब नहीं हुए। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे शायद मदाखलत थोड़ी बहुत होती रही है। 2013 के इलेक्शंस जो आपने कहे, यकीनी तौर पर वो निस्बतन बेहतर इलेक्शन ज़रूर थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शंस में भी किसी न किसी लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनफरादी तौर पर लोगों ने की हो, कहीं ना कहीं मदाखलत और किरदार में थोड़ा बहुत नज़र ज़रूर आता है। लेकिन मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि कियानी साहब ने चूँकि बड़े मुश्किल हालात में सर्व किया है, हालात नॉर्मल नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने थे, और बैरूनी सरहदों की सूरत हाल ठीक नहीं थी, अंदरूनी खलफशार था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, और कुछ वाक़यात ऐसे होते रहे जिसमें शायद ये तासुर या आप ये कहें कि फ़ौज को उकसाने की कोशिश की जाती रही कि वो टेक ओवर कर ले, बल्कि ताने मारे गए। हाँ, उन्होंने इन हालात में भी बड़ा एक मैं समझता हूँ कि काम रहकर उन्होंने जो है कोशिश की कि चीज़ों को ठीक करें। तो मुश्किल हालात में उनका टेन्योर मैं समझता हूँ कि बेहतर था, मजमूई तौर पर बेहतर था। एक अजीब बात उनमें यह है जो बहुत रेयर होती है कि 3 घंटे वो सोते हैं, रात को 3:45-4 बजे तक काम करते हैं, और 3 घंटे सो के 7 बजे उठ के 7:30 बजे वो तैयार होते हैं हमेशा काम के लिए। इंसोमिया है? नहीं, वो जब बहुत हेल्दी आदमी हैं, वर्जिश पाबंदी से करते हैं, और मुझे एक दफ़ा कहा कि जब चाहे अपना वज़न घटा लेता हूँ। खाना पीने में सादा है, उनके घर में एक सालन पकता है, एक तर्ज ज़िंदगी है जो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। उनको अगर कोई शौक़ है आप कह सकते हैं तो सीखने का शौक़ है, हमेशा सीखते रहते हैं, और पढ़ते बहुत हैं, रातों को टीवी के क्लिप देखते हैं जो ज़रूरी होते हैं, किताबें पढ़ते हैं। इफ्तिखार अरब से कहा मुझे 100 अच्छी किताबों की फहरिस्त बना दो उर्दू लिटरेचर पे। तोता है कि उन्होंने पाला हुआ है, वो वो अपना है उनके सर पे आ बैठता है, बल्कि हाथों पे, सर पे, किसी वक्त भी। वो ज़्यादा शेयर करने वाले आदमी नहीं है, तन्हा आदमी हैं। तंबाकू बहुत पीते हैं मगर इनहेल नहीं करते, वो फ़िल्टर लगाते हैं और इनहेल नहीं करते, यानी वो उन्हें एहसास है कि नुकसानदेह है। और उनकी ज़ात में सेक्रीफाइस का जज्बा बड़ा है, मतलब उन्हें अपने ख़ानदान के लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, मेरा ख्याल है कोई मिसाल ही नहीं होगी। दोपहर का खाना नहीं खाते थे जब कैप्टन थे, पैसे घर भेजने के लिए कि उनके भाई पढ़ लिख जाएँ। और बहुत रवायती आदमी है, उनके घर में आज भी उनकी वालदा का हुक्म चलता है, डांट डपट भी लेती है उनको, और वो खामोशी से सुनते भी रहते हैं।
2009 में सवात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और सवात को दहशतगर्दों से निजात दिलाई गई। अक्टूबर 2009 में GHQ पर होने वाले हमले ने जनरल अशफाक परवेज कियानी को काफी परेशान किया। 2010 में पाकिस्तान के कबाली इलाकों में सख्त ऑपरेशन शुरू किया गया, जिससे दहशतगर्दों के खात्मे में काफी मदद मिली। 2008 के इलेक्शंस में जब फौज मतलब इलेक्शन से अलग थलग बिल्कुल हुई है, सियासत से अलग हुई है, तो उस वक्त जनरल कियानी की डायरेक्शन एक फाजे सामने आ गई थी जिसको किरदार को सराहा भी बहुत किया। बाद में जो पीपल्स पार्टी का 5 साल के सियासी एक जो दौरे हुकूमत था, उसमें कई दफ़ा इनको मतलब मीडिया की तरफ से बहुत से सोसाइटी के हल्कों जी मेरा ख्याल है दावत दी गई, उकसाया गया, ताने मारे गए। उनका तर्ज हुक्मरानी और जिससे अवाम और शायद काफ़ी हद तक काफ़ी सारे लोग भी नालान थे और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें उठ रही थी कि भाई अभी फ़ौज को टेक ओवर कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सही फैसला था अगर फ़ौज को इसमें इन्वॉल्व न करने का। उस वक्त शायद मैं भी उन लोगों में शामिल था जो कहते थे कि भाई जनरल कियानी को आगे आना चाहिए, क्योंकि फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट इस स्टेज पे किसी स्टेज पर भी शायद मुल्क के लिए भी वो रिज़ल्ट नहीं दे सकती जो कौम उसकी तवक्को करती है और फ़ौज पर पूरा नहीं उतर सकती। और एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है आर्मी चीफ़ के ऊपर कि भाई इन सब की सोच को या इनके जो एस्पिरेशंस है उनको निगेट करके कोई अलहदा फैसला करना। ये शायद बहुत कम लोग इस चीज़ का इदराक रखते हों, लेकिन ये एक हकीकत है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। इन सब हालात का उन्होंने मुकाबला किया। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने 12 ये कोशिश की 2007-2008 में और उसके बाद 2010-2011 में, जब 1 साल के लिए हिंदुस्तानी अफवाज जो है पाकिस्तानी सरहद के पास आके बैठ गई पूरे साल के लिए, तब भी पाकिस्तान ने बड़ी मुतहम्मिल और बड़े सब्र के साथ जो हिंदुस्तान का जवाब दिया और बड़ी उसके ऊपर हिकमत अमली इस्तेमाल की, ना कि एक जंगी हिस्टीरिया से उसको जवाब दिया। अगर वो करते तो शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान की चौथी जंग हो चुकी है। एक अजीब बात आपको बताऊं, मैं इन्होंने कभी गिबत करता नहीं देखा। लंबी लंबी मीटिंगें मेरी उनसे हुई, अब तो चले गए, बताने में कोई अर्ज नहीं है। ऐसा भी हुआ कि रात को 9:30 बजे गए तो सुबह 3:45 बजे उठे। वो तो थकते हैं नहीं, लेकिन गिबत बिल्कुल नहीं करते। कभी किसी के खिलाफ उन्होंने कोई नाज़ेबा रिमार्क मुझे याद नहीं है दिया। उन्हें बहुत सदमा था जब गिलानी साहब ने कहा, तो अगर आदमी ऐसे में गुस्से में होता है तो दूसरे के ऐप गिनवाता है। उन्होंने गिलानी साहब को कोई ऐप नहीं गिनवाया कतन। क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपसे कभी शेयर किया? मैंने तो उनसे ये कहा कि किताब लिखें। उन्होंने कहा मैं लिखने वाला आदमी नहीं हूँ जो सही नहीं है। अगर ओबामा का नाम 14 सफ़े का ख़त उन्होंने खुद ही लिखा था, किसी और ने तो लिख के नहीं दिया था। ताज़ा स्टडीज़ बहुत पढ़ते हैं, जो चीज़ें दुनिया में हैं उन्हें पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ पर स्टडी। आपको हैरत होगी कि कोई मुल्क को मसला हो जनरल कियानी उस पर सोचते थे। मतलब रेलवे का मसला हुआ तो उन्होंने पता किया कि ये रेलवे का मसला कैसे हल हो सकता है। इस पर काम करते रहे, मालूमात जमा करते रहे, नोट्स बनाते रहे, फिर पता करके बताया। रेलवे के सेक्रेटरी को बुलाया, वज़ीर को भी बुलाया, चाय पे इनवाइट किया और कहा कि मेरे ख्याल है कि कोरिया से सेकंड हैंड इंजन मिल सकते हैं रिकंडीशन 1 मिलियन में, जो आप 10 मिलियन से वैसे अमेरिका में ख़रीदे में। बाकी फैसला तो आप लोगों को खुद ही करना। मशवरा बड़ा अच्छा देते हैं उनसे, कभी कोई मशवरा पूछा जाए। वैसे तो वो किसी के मामले में दखल नहीं देते, लेकिन ये मेरे बेटे की नौकरी का मसला था। एक दफ़ा मैंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कभी अपने आप को अपने पाँव ज़मीन से उठने नहीं दी। जैसे इंसान तरक्की करता है तो ये बड़ा कुदरती अमर है कि हम में से कुछ लोग अपना वो बैकग्राउंड भूल जाते हैं, अपने हम्बल ओरिजिन्स भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी ना ये इनके लिए कभी कोई रुकावट बनी है, कोई इनोवेशन नहीं थी, कोई वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था इस चीज़ का। शायद ये वजह थी कि उन्होंने की तरक्की में कोई चीज़ आगे खायल नहीं हुई। ये नहीं है कि हमारे लिए ख़तरा को टल गया, क्योंकि ख़तरा जो है वो तो अभी तक कायम है और वो अभी हुकूमत ने फ़ैसला करना है कि ये मुज़ाकरात जो कि एक एफ़र्ट इन्होंने की है, ये अगर नाकाम होते हैं तो एक मिलिट्री ऑपरेशन तो नागुज़ीर हो जाएगा और वो मिलिट्री ऑपरेशन फिर नेक्स्ट चीफ को उसको कमांड करना पड़ेगा। लेकिन कियानी साहब के दौर में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, मैं समझता हूँ वो बड़े अच्छे सक्सेसफुली इन्होंने हैंडल किए। सवात बहुत अच्छी सक्सेस, ऑपरेशन राह रास्त जी बहुत अच्छा हुआ।
साउथ वज़ीरिस्तान काफ़ी हद तक बहुत कामयाब रहा। एंड पे आके इन्होंने फिर उसको थोड़ा सा रोक लिया, क्योंकि उसके बाद दुश्वार गुजार माउंटेन रेंजेस थी, उसमें इन्होंने फ़ौज को नहीं भेजा। लेकिन साउथ वज़ीरिस्तान बज़ाते ख़ुद एजेंसी जहाँ पे पॉपुलेटेड एरियाज़ थे वो इलाका सारा क्लियर करा लिया। बाजौड़ को क्लियर कराया, इसी तरह मोमंद को क्लियर कराया। जहाँ जहाँ फ़ौजी ऑपरेशन हुआ है वहाँ सक्सेस हुई है और वो इलाके क्लियर हो गए, लोग वापस चले गए। वरना उन इलाकों में तो कई डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी हैं कि वहाँ पे तालिबान की पर्ची के बगैर गवर्नमेंट की गाड़ी भी नहीं थी मूव कर सकती। कोई भी होता तो शायद ये वाक़यात होते ये सारे, चूँकि इनको ये सारी चीज़ें विरसे में मिली, सारा कुछ था, तो ये डायरेक्टली ज़िम्मेदारी हम डालना चाहें तो शायद इतना मुनासिब नहीं होगी। और भी लोग शायद इनसे इख्तलाफ कर सकते हों कि इनको ये नहीं ये करना चाहिए था, लेकिन जो भी किया वो अपनी सोच के मुताबिक, मेरा ख्याल है कि बड़ी सोच समझ के, बड़े ठहराव, एक ख़ास ठहराव के साथ सारे मामलात को देखा गया और उनके मुताबिक एक्शन लिया गया। मई 2011 को एबटाबाद ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन की हलाकत की वजह से एक दफा फिर जनरल कियानी तनकीद का निशाना बने। नवंबर 2011 में अमेरिका की जानिब से सलाला चेक पोस्ट पर किए जाने वाले हमले की वजह से 24 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हुए, जिस पर जनरल कियानी ने सख्त स्टैंड लेते हुए शमसी एयरबेस की वापसी और नेटो सप्लाई को रुकवा दिया, जो 7 माह तक रुकी रही। इस दौरान पाक अमेरिका दो तरफा अस्करी मुलाकातें तातुल का शिकार रही और अमेरिका से गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा भी किया गया। 2013 में होने वाले इलेक्शन में भी फौज को बिल्कुल गैर जानिबदार रखा गया। अच्छा, उसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद उनका क्या, आपकी जब मुलाकात हुई पहली, तो इस वाक़े को किस तरह से? जनरल साहब बहुत ही आज़ोरदा थे। मैं कह सकता हूँ कि सख्त सदमे और शौक की हालत में थे। और उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, मुझे नहीं कहा, अपने एक दोस्त से कहा, मेरा ग्राफ बहुत नीचे चला गया। वैसे उस आदमी ने उनसे कहा, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ ऊपर भी जा सकता है। उन्हें सदमा था कि उन्होंने कोई चीट नहीं किया। और ज़ाहिर है माइकल मुलर ने और पेट्रियास दोनों ने कांग्रेस में कहा था कि जनरल कियानी ने कभी झूठ नहीं बोला, गलत वादा नहीं किया, जो वादा किया पूरा किया। तो जनरल पाशा ने उस मौके पर कहा कि अगर हमें बताते और हम इसमें शरीक होते तो 10 साल अमेरिका में हमारे ख़िलाफ़ कोई बात न कर सकता। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, अगर पाकिस्तानी फ़ौज उसमें शरीक होती तो उसका अवामी रद्दअमल अच्छा न होता। और वो वक्त गुजर गया। उन्होंने माइकल मुलन से सिर्फ ये कहा कि एक अगर ऐसा और वाक़ा हो गया तो पाकिस्तानी अमरीकी ताल्लुकात तबाह हो जाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल से जी रेमंड डेविस का जो इशू था वो बहुत अहम इशू था, क्योंकि वो इशू दरअसल 2 चीज़ों पर बुनियाद रखता था। पहली बात तो ये कि क्या CIA के जो एसेट्स हैं वो कानूनी हैसियत रखते हैं पाकिस्तान में कि वो अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं और कानूनी तौर के ऊपर उनको ये हक हासिल है, तो उसके अंदर पाकिस्तान इस सूरत हाल से किस तरह निपटेगा। मेरे ख्याल से उस इशू से आपके जो फ़र्क थे वो वाज़े हो गए। पहला फ़र्क तो ये कि जो CIA और CIA के एसेट्स हैं, ये माइक्रो मैनेजमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं। पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं होना। पाकिस्तान चाहेगा कि ये एक मुस्तकिल सूरत हाल बन जाए। ड्रोन जब होते थे अटैक, इस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल होता था? यानी बहुत से कहना ये है ना कि पीपल हु मैटर इन द कंट्री, इन द पावर स्ट्रक्चर, वो उनमें से बहुत से खुश भी थे, खुश भी हैं बिहाइंड। मिलिट्री लीडरशिप भी इस पर कंफ्यूज रही, पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस पर कंफ्यूज रही, कभी कोई यकसुई नहीं हो सकी। देखिए, तजाद तो और था, इलाका हमारा है, रिट उसमें हमारी है नहीं, तो ज़ाहिर है ये तो बुनियादी तजाद था।
और ये किसी तरह ये टेररिस्ट जो थे ये लोगों को कत्ल कर रहे थे, फौज पे हमले हो रहे थे, ISI पे हो रहे थे, नेवल हेडक्वार्टर पे हो रहा था, लेकिन उनका मौक़िफ़ यही था कि ये काउंटर प्रोडक्टिव। GSQ पे अटैक हुआ, ये मेहरान बेस जैसे आपने जिक्र किया, कराची में अटैक हुआ, तो इनके बाद इन हमलों को इनके बाद क्या? बहुत जाहिर है वो इस पे सोचते थे, प्लान करते थे। वैसे ये मैं आपको बता दूं, वो जनरल कियानी को अगवा करने का मंसूबा था। उनके कमरे पास से वो गुजरे, उन्होंने देखा, जिस आदमी से उन्होंने पूछा वो ऐसा लायल था कि उसने अपनी जान खतरे में डाल दी और कहा वो यहाँ है ही नहीं। हालांकि वो अंदर बैठे सामने दफ्तर में, शुरू में ही तो उनका दफ्तर है, वहाँ बैठे वो काम कर रहे थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उनको अगवा करने का मंसूबा था। ज़रा तसव्वुर कीजिए अगर उन्हें अगवा कर लिया जाता तो कैसी मुल्क के लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती। यानी इतने कैपेबल थे वो लोग, आप समझ रहे हैं? इतना नहीं कैपेबल तो नहीं थे ना, नहीं कर सके, अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन ये कि पाकिस्तान आर्मी को अपनी सफ़ों का जायज़ा तो ज़ाहिर लेने चाहिए कि इन्फॉर्मेशन, वो तो वैसे ये चौधरी निसार का मुकर्रर करदा DPO था, उसको कभी किसी ने पूछा नहीं। माल रोड पे नाके ही नहीं थे, एक भी नाका नहीं था पूरी माल रोड पे। उनको इन्विटेशंस होते रहे, फरियादें की जाती रहीं कि आके टेक ओवर कर लें जी, हत्ता के ताने भी दिए गए। बिल्कुल। तो ये फैसला कि ये इन्होंने कोई ऐसा एडवेंचर नहीं किया, ये आपकी नज़र में कैसा था? मैं समझता हूँ जी इसकी दो वजूहत हैं। एक तो उनकी पर्सनैलिटी जो बहुत ही केयरफुल, कैलकुलेटिंग और धीमे मिजाज की, वो कोई एडवेंचरस नहीं है। तो उनकी अपनी ज़ाती कोई वो नहीं थी, एम्बिशन जिसको बोलते हैं वो नहीं थी कि मैं ज़रूर टेक ओवर करूं। दूसरा, हालात ऐसे थे कि आर्मी का टेक ओवर करना मुल्क के लिए ठीक नहीं था। जिस तरह क्लैश होने लगा था जब चीफ जस्टिस की रेस्टोरेशन की कैंपेन में नवाज शरीफ साहब निकल आए थे GT रोड पे, तो जरदारी साहब तैयार थे मुकाबले के लिए, तो ये क्लैश दोनों का हो रहा था। तो उस वक़्त इन्होंने उसको प्रिवेंट किया और जरदारी साहब को इन्होंने परसुएड किया कि आप चीफ जस्टिस को रेस्टोर करें। अच्छा, आप ये बताइए कि वो एक जुडिशल जो यानी एक मामले में एक डेडलॉक सा पैदा हो गया था जुडिशरी के मामले में, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उस वक्त जो रोल जनरल कियानी का बताया जाता है, उस पर हाउ वुड यू कमेंट? देखिए, ये इत्तलात अखबारात और मीडिया के ज़रिए तो ज़रूर आई हैं, लेकिन ना उन्होंने ख़ुद कभी ये कहा है, बल्कि कुछ लोग जो उस लॉन्ग मार्च में शरीक थे या जो उस वक्त यानी शाहिद थे, उन्होंने डिनाई किया है कि ऐसा कोई हुआ नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल कहीं डेवलप हो भी रही थी और ये तासुर देने की कोशिश हो रही थी कि टेक ओवर हो सकता है, तो अगर आर्मी चीफ ने पीछे रहकर कोई बात की हो तो मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती कि मुल्क के अंदर कोई बहरान पैदा हो रहा हो, उस बहरान को बचाने के लिए कोई शख्स अपना किरदार अदा करता है और अपने दायरे के अंदर रहकर अदा करता है, तो मुझे इसमें कोई बुरी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मिलते मिलते हैं, यानी जब वो बने आर्मी चीफ तो अपने गांव गए और कई घंटे खड़े रहे, हर उस शख्स से मिले जो उन्हें मिलने के लिए आया। अभी आपने देखा कि ये फर्दन मिले ये शोहदा के ख़ानदानों से, और उनको ख्याल ये रहता है बतौर कमांडर के निचले स्टाफ का बड़ा ख्याल करते हैं, सिपाहियों का, यानी उनको फ़िक्र किसकी होती है? सबसे निचले स्टाफ की। अच्छा, एक ये जनरल साहब को आराइश वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं, फर्नीचर से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं देखा बड़ा पुराना सा फर्नीचर था और दीवारों पे ऐसे चंद तस्वीरें लगी हुई बच्चे की, साहबजादे की शादी की। कैरी लूगर बर्मन जो बिल था उस पर एक डिस्प्लेजर आया। जी जी जी। फिर एक मेमोगेट स्कैंडल एक सारा बना, अब उसके अंदर जी। क्या था क्या नहीं था। जी जी। उस पर इनका किस तरह से उन्होंने हैंडल किया? ये बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल रिजेंटमेंट थी उसके ऊपर जो कियानी साहब ने एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी कन्वे की। कैरी लूगर बिल में जो कंडीशनैलिटीज़ लगाई गई थी वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी
और उनमें भी शायद कुछ रोल लकानी साहब का, जो कि इतला मिली थी, उनका था फौज के खिलाफ। ह्यूमिलिएटिंग कौन सी बात थी? सिविलियन कंट्रोल या? नहीं, सिविलियन कंट्रोल तो पहले ही है। देखें, अभी भी आपने देख लिया, नवाज शरीफ साहब ने चीफ लगाया ना अपनी मर्जी से, इसी तरह DGI भी प्राइम मिनिस्टर लगाता है। सिविलियन कंट्रोल तो इट इज़ एक्सेप्टेड, लेकिन उसमें जो और कंडीशनैलिटीज़ वहाँ पे बीच में लगाना चाह रहे थे, जिस तरह हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बीच में कंडीशनैलिटीज़ लगा रहे थे, और चंद और चीज़ें थीं जिनमें वो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना के और तमाम फौजी डिसीजंस वो काउंसिल लेगी एंड ऑल दैट, तो फिर आर्मी चीफ की क्या अथॉरिटी रह जाती है? देखिए जी, इनमें से कुछ चैलेंजेस से तो बाखूबी उन्होंने उनका तदारक किया, लेकिन कुछ चैलेंजेस यकीनी तौर के ऊपर शायद बेहतर और मौसर इक़दाम की ज़रूरत थी, और शायद उनकी ज़रूरत आइंदा भी नए आर्मी चीफ़ को भी होगी, क्योंकि आपने पहली दफ़ा अंदरूनी और जो बैरूनी जो आपके ख़तरात हैं उनको आपने ओवरलैप करते हुए देखा। ना सिर्फ ओवरलैप करते हुए देखा, बल्कि उसको टेंजिबल मिलिट्री थ्रेट के तौर के ऊपर देखा। पहले अगर आपके पास दहशतगर्दी का वाक़या होता था तो दहशतगर्दी का वाक़या आपके पास शायद सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर होता था, या आपके पास स्मॉल स्केल के ऊपर था, आपके पास मिलिटराइज्ड टेररिज्म नहीं था। रेजिस्टेंस का देखिए उनका तरीका अजीब था। मसलन हिलरी बहुत शोर में चाहते थे, तो वो फिर उन्होंने ये किया कि वो उनको बोलने देते थे। जब वो बात ख़त्म कर चुकी थी, गुस्सा निकाल सकी, तो फिर बड़े तामुल से उनसे बात शुरू करते थे। पेट्रियास को बड़ी बुरी आदत थी रोब डालने की। इंटरेस्टिंगली हालब्रुक ने शुरू में ही हर बात मानने की कोशिश की, मगर एक दफ़ा जनरल ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है मुलाकात का, तो इस पर वो बड़ा ही वॉज शॉक। तो उसने फिर बहुत ही ज़ाहिर है वो भी उसको भी वहाँ जाकर जवाबदेही करना होती थी। उसके बाद उसका रवैया ठीक हो गया। तो हिलरी बहुत शोर में चाहती थी, उसको उन्होंने हैंडल किया। पेट्रियास अजीब आदमी था, रोब डालने की बड़ी कोशिश करता, शोर में चाहता था ये वो हो, जैसे एक ह्यूब्रस घुमंड होता है। तो मगर वो जनरल साहब सुनते रहते थे और आखिर में कहते थे कि सर आई डोंट एग्री, ज़्यादा बात ही नहीं की। तौर पे अगर आप आदमियों से मिलेंगे तो समझेंगे शायद ये शख्स थोड़ा सा घबराया हुआ है, ये शर्माया हुआ है। बातचीत करेंगे तो भी आपको इनिशियल इंप्रेशन शायद मिलेगा कि शायद इस आदमी को पता नहीं क्या बात कर रहा है, थोड़ा सा एक झिझक शायद आप करेंगे, शायद झिझक है उसको। लेकिन पूरी बात जब आप सुनते हैं तो इंसान को एहसास होता है कि नहीं, ये इंतहाई सोच समझ के बात करने का। शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि आपका भाई हमारे साथ काम कर रहा है, जो रिंग रोड का कुछ हिस्सा था उसमें बनाना था। तो उन्होंने कहा ज़ाब्ता की पाबंदी करे तो ठीक है, वगरना किक हिम आउट। और ये कहा जब जिस दिन वो आर्मी चीफ बने, अपने भाइयों को बुलाया और कहा नाउ आई बिलोंग टू पाकिस्तान आर्मी। इसके बाद वो चाहते थे कि वो आएँ तो इत्तला देकर आए। कॉन्सेप्ट ये मसला उन्होंने दिया कि यहाँ CMH में जो ऑफिसर्स और नर्सें काम करती हैं, तो अगर बुलाना किसी को पड़े तो वो बहुत दूर से आता है, क्योंकि घर पास हैं कोई नहीं। तो इर्द गिर्द जो पुराने घर थे, जो अंग्रेज़ के ज़माने की बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी, उन्होंने कहा ये अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, अब 20-20 कनाल वाली कोठियाँ ख़त्म करो। तो वो गिरा कर उन्होंने उसमें मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट हाउसेस वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए, और उन्होंने कहा कि कोई आदमी भी CMH से 5 मिनट से ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं होगा। तो ये अकोमोडेशन जो है बहुत साल बन गई है, कुछ बन रही है जो बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि आनी साहब को याद रखना। मेरे ख्याल से तो जी 2 बातें हैं जिनके ऊपर उनको याद किया जा सकता है। पहले तो नेटो सप्लाई रूट्स बंद करने की। दूसरी मेरे ख्याल से जो बात बहुत काबिल गौर है और मेरे ख्याल से जिसका उनको क्रेडिट जाता है, वो ये है कि जमहूरियत के लिए उन्होंने उसकी राह में इतनी बड़ी रुकावट नहीं बनी जितनी कि उनसे मतवक्को की जा रही थी। और तीसरी बात इसी दोनों बातों से मुंसलिक है, वो सेंस ऑफ प्राइड एंड प्रोफेशनलिज्म बैक टू द आर्मी। रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं, कार्ड्स खेलते हैं? स्मोकिंग दोबारा शुरू कर दी, बेहिसाब सिगरेट बहुत पीता है।
बीच में छोड़े रखी थी? जी काफ़ी 20 साल नहीं पिए इसने, बल्कि एक दो दफ़ा तो मुझे भी उसने कहा कि सर आपके तो होंठ काले हो गए सिगरेट पी पी के तो मैंने खुद शुरू कर दिए। ये जो फैसला था पीपल्स पार्टी का एक्सटेंशन देने का, इस फैसले की आप हिमायत करते हैं? यानी दुरुस्त था? वक्त ने क्या साबित किया? वक्त ने तो दोस्ती साबित किया कि सुकून के साथ सारे मामलात हो गए और फिर जब एक्सटेंशन का पीरियड ख़त्म हुआ तो वो चले गए। कियानी साहब की लेगेसी, यानी आप सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी क्या समझते हैं? कौन सी चीज़ उनकी याद रखी जाएगी? कौन सा एक्शन, किस हवाले से तारीख में वो यानी याद रखी जाएगी? हमारे मुल्क में आर्मी चीफ्स की जो रिवायात यहाँ रही हैं, अगर उसको मद्देनज़र रखें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, उससे जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको चलाया। हालांकि मौज़ब माशरों में जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर ये कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ऐसा होता कम है कि एक आर्मी चीफ आए और एक टर्म पूरी करे और फिर दूसरी टर्म भी उसको दी जाए और वो भी पूरी करे सुकून के साथ, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में है। अदरवाइज़ तो ये शायद नॉर्मल चीज़ है। जनरल अशफाक परवेज कियानी का बतौर सिपाही सालार अफवाज पाकिस्तान 6 साला अहद कैसा रहा, इसकी तलाश हमने की। एक बात पे सबका ही इत्तफाक है कि जनरल कियानी को सबसे बड़ा क्रेडिट यह जाता है कि उन्होंने जमहूरियत के तसलसल को डीरेल नहीं किया, और सबसे बढ़कर यह कि उनके अहद में पाक अफवाज की इज्जत और वकार में बहुत इजाफा हुआ। वेल डन जनरल कियानी, आप बहुत इज्जत और एहतराम से रुखसत हुए, और यह किसी भी इत्तफाकी या हादसाती हीरो के मुकद्दर में नहीं लिखा होता। अलविदा, हम आपको याद रखें।